पूर्व चलने से बटोही बाट की पहचान कर लो। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, ज्ञात होता है नहीं यह औरों की जुबानी। अरे यह कहानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका राजपंथी पंथ का अनुमान कर ले। पूर्व चलने से बटोही बाट की पहचान कर ले। निश्चित रूप से हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी इस पंक्ति से ही आज की क्लास की शुरुआत की जा रही है। आज की क्लास 10th के तीसरे सेट के साथ आपके सामने उपस्थित है। तीसरा सेट अर्थात यूपी बोर्ड में प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र हैं, जो सेट तैयार किए गए हैं, उनमें से 7 सेट हमें आपके साथ हल करने हैं, जिसके आज तीसरे पायदान पे हम लोग खड़े हैं। निश्चित रूप से 7वें तक यदि आप हमारे साथ ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते रहें तो यह विश्वास मानिए कि हम एक दिन यूपी बोर्ड के छत पे खड़े होंगे और निश्चित रूप से वहाँ का नज़ारा और वहाँ से जो नज़ारा दिखेगा वह बड़ा ही आनंददायक होगा। तो आइए अपने यात्रा को आनंददायक बनाते हैं और तीसरे सेट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है कि आप सभी मेहनती बच्चे हैं, हिम्मत वाले बच्चे हैं, तो निश्चित रूप से हम आपके मेहनत और आपके लगन और निष्ठा को प्रणाम करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यूपी बोर्ड के परीक्षा में हमें हिंदी के प्रश्न पत्र जो हैं वह 2 खंडों में विभाजित होते हैं। पहला खंड अ, दूसरा खंड ब। अ में हमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो 20 नंबर के होते हैं, अर्थात एक बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर का होता है। दूसरे की बात की जाए खंड ब की, तो उसमें वर्णनात्मक प्रश्नों को हमसे पूछा जाता है, जिसमें गद्यांश हमें प्राप्त होता है, पद्यांश आधारित प्रश्न प्राप्त होते हैं, जीवन परिचय प्राप्त होता है गद्य का, जीवन परिचय प्राप्त होता है पद्य का, निबंध प्राप्त होता है, पत्र प्राप्त होता है, संस्कृत के गद्यांशों के अर्थ हमें लिखने होते हैं, संस्कृत के पद्यांशों की हमें व्याख्या करनी होती है, और साथ ही हमें अपने पठित पाठ्य पुस्तक से 2 लाइन का श्लोक लिखना पड़ता है। जैसा कि हम 3 बार पढ़ते हुए आए हैं, जिनमें कुछ बातें जो हैं वह कॉमन, जैसे श्लोक, जो 2 लाइन का श्लोक हमें लिखना है। मैंने सेकेंड वीडियो में कहा कि निश्चित रूप से यदि आप कोई भी सुभाषितान ले लीजिए या जो भी आपके पुस्तक में विराजमान है, उससे 4 लाइन की एक श्लोक तैयार कीजिए, निश्चित रूप से आप वह 2 नंबर प्राप्त करने वाले हैं। साथ ही जीवन परिचय है, तो जीवन परिचय 3, कोई जीवन परिचय गद्य और 3 पद्य का यदि आप याद करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन परिचय के जो 10 नंबर हैं वो आपको प्राप्त होने वाले हैं। और निश्चित रूप से निबंध और पत्र एक ही फॉर्मेट पे होते हैं, बस विषय वस्तु अलग अलग होते हैं। तो उस विषय वस्तु को पहचान कर हम किस तरीके से उसे निबंध के रूप में परिणित करते हैं और किस प्रकार उससे पूरा नंबर जो है वह प्राप्त करते हैं, यह हमें सीखना है। और निश्चित रूप से जो ये चीज़ें हैं वह कॉमन हैं और आप बेहतर तरीके से करते भी हैं। अब उसके ऊपर की बात की जाए तो आप कहेंगे कि सर जो गद्यांश से और पद्यांश से हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं वह भी सर कॉमन ही है, लेकिन निश्चित रूप से आपसे मैं यह कहना चाहूँगा कि वह भी कॉमन है, परंतु उसमें पहला प्रश्न संदर्भ और व्याख्या पूछ रहा है, संदर्भ पूछ रहा है, तो संदर्भ हमें तैयार करना पड़ेगा। हमें यह देखना पड़ेगा कि यह किस चैप्टर से इस प्रश्न को पूछा गया है। तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ जुड़कर, पुष्कर तिवारी सर के साथ जुड़कर अपने आप को हल्का महसूस कर रहे होंगे। आपके सर से कुछ बोझ जो है वह निश्चित रूप से उतरता हुआ प्रतीत हो रहा होगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कम समय में आपके प्रश्न पत्रों को हल करके धीरे धीरे आपके सर से जो बोझा है यूपी बोर्ड का उसे उतार कर नीचे रख दिया जाएगा, और एक दिन यूपी बोर्ड के सरताज के रूप में आपके सर पे निश्चित रूप से मुकुट रखा जाएगा। आइए हम चलते हैं आज के
पहले प्रश्न के तरफ। और पहला प्रश्न है हमारे सामने खंड अ से, क्या भूलूं क्या याद करूं रचना की विधा है। और निश्चित रूप से आज का जो हम लोगों का वीडियो है बेटा, वह शुरू हुआ है हरिवंश राय बच्चन जी के पथ की पहचान के कविता से। और निश्चित रूप से यहाँ हरिवंश राय बच्चन जी की छवि पहले ही प्रश्न में उतरकर सामने आ रही है। आइए हम देखते हैं कि आखिर यह क्या कह रहा है। यदि बात किया जाए क्या भूलूं क्या याद करूं का, तो आप कहेंगे कि सर इसे आपने जैसा बताया कि इसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। किसने लिखा है बेटा? यदि बात किया जाए बेटा इसको लिखने की, क्या भूलूं क्या याद करूं को, तो इसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। हरिवंश राय बच्चन जी। और यह जो रचना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह जो रचना है उनकी आत्मकथा है। आत्मकथा है। और निश्चित रूप से हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखित जो आत्मकथा है वह 4 भागों में विभाजित है। 4 भाग इसके हमारे सामने मौजूद हैं। यदि बात करें तो पहला आपके सामने है क्या भूलूं और क्या याद करूं। क्या याद करूं। नीड़ का निर्माण। नीड़ का निर्माण 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार से सोपान तक। क्यों इतना ये ऐसे चल रहा है? 10 द्वार से सोपान तक। और चौथा है बेटा बसेरे से दूर। बसेरे से दूर। हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखित 4 आत्मकथाओं में साइड मेरा उल्टा है शायद। 4 आत्मकथा 4 भागों में इनकी प्रकाशित हुई। पहले का नाम ही है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरे का नाम है नीड़ का निर्माण फिर तीसरे का है 10 द्वार से सोपान तक, और चौथे का है बसेरे से दूर। यदि हम ऑप्शन के तरफ चले बच्चों तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि सर आपने आंसर तो पहले ही दे दिया। फिर भी यदि आप कह रहे हैं कि विकल्प के तरफ चला जाए तो सर पहला विकल्प संस्मरण है, दूसरा आत्मकथा है, तीसरा जीवनी है और चौथा कहानी है। सर इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्यों? क्योंकि क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। मैं भी आपके साथ हूं बच्चों। मैं कहूंगा यू आर राइट। और हम बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न पर। क्या बात? दूसरा प्रश्न, लिख कागद कोरे रचना के लेखक का नाम पूछ रहा है बच्चों। किसका पूछ रहा है? लिख कागद कोरे रचना के लेखक का नाम। इससे पहले ही जानिए, यदि पूछ दे कि इसकी विधा क्या है तो निश्चित रूप से आप कहने वाले हैं कि सर इसकी विधा जो है वह निबंध है। इसकी विधा क्या है बेटा? लिख कागद कोरे की विधा क्या है? तो निबंध है सर। अच्छा भैया, यदि निबंध है तो इसको लिखा किसने है? तो यहाँ पहला है शांति प्रिय द्विवेदी, नो। अगे जी की भी एक रचना इससे मिलती जुलती है लेकिन फिर भी नो। प्रभाकर माचवे, नहीं भैया। प्रभाकर जी सही है, लेकिन कौन से प्रभाकर? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की यह रचना है और यह रचना निबंध विधा में
लिखी गई है। इसे जरूर याद रखें कि इसकी विधा क्या है। यदि प्रश्न पूछता है कभी तो निश्चित रूप से आप बेहतर आंसर के तरफ होंगे। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न के तरफ, और तीसरा प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल जी की रचना के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा था कि रामचंद्र शुक्ल जी निश्चित रूप से हिंदी साहित्य को उसका उचित इतिहास देकर हिंदी साहित्य को और ज्यादा, या यूं कह लें कि हिंदी साहित्य को एक नया दिशा दिया, हिंदी साहित्य को ऊंचाई प्रदान किया, तो यह गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1919 ईस्वी में एक पुस्तक प्रकाशित इन्होंने करवाया जिसका नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हिंदी के साहित्य के क्षेत्र में ऐसा पहला इतिहास हुआ जिसने सबको अपने तरफ आकर्षित किया। और आप जान रहे हैं कि 1922 ईस्वी से शुक्ल युग का भी प्रारंभ होता है। शुक्ल युग प्रारंभ होता है, तो निश्चित रूप से शुक्ल जी के यानी रामचंद्र शुक्ल जी के ही नाम पर शुक्ल युग की प्रारंभ भी हुआ। यदि बात करें तो पहला है त्रिवेणी, प्रलय के पंख, समाज और साहित्य, और कालिदास की निरंकुशता। तो आप कहेंगे कि सर त्रिवेणी को आप टिक करें, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी की जो रचना है सर, वह इन विकल्पों में मात्र एक त्रिवेणी ही है। मैं भी कहूँगा ओके बेटा, क्योंकि आप हमेशा राइट हो, स्टूडेंट ऑलवेज राइट। और यदि बात किया जाए, लीजिए हिंदी साहित्य का नाम हम लोग ले रहे थे, और हिंदी साहित्य से हमारे पास एक प्रश्न भी आ गया है बेटा। और हिंदी साहित्य का अच्छा प्रथम मौलिक उपन्यास पूछ रहा है। यदि बात किया जाए प्रथम मौलिक उपन्यास की बेटा, तो इसको लिखा है लाला श्रीनिवास दास ने, श्रीनिवास दास जी ने। और निश्चित रूप से मैं किसे कह रहा हूं, आप मेरे इशारा को समझे होंगे, क्योंकि आपको भैया परीक्षा देना है, और वह भी इस परीक्षा में आपका सहयोग कर रहा है आपका गुरु। इसलिए हम आप लोगों के साथ मिलकर परीक्षा गुरु को प्रथम मौलिक उपन्यास के दर्जा मिला है, यह ऑप्शन के तरफ हम लोग चलते हैं। और ऑप्शन में बात करेंगे तो चित्रलेखा है, हृदय की परख है, परीक्षा गुरु है, और अंतिम आकांक्षा है। यानी राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी। और हम लोग आप लोग एक साथ बोलेंगे कि प्रथम मौलिक उपन्यास निश्चित रूप से परीक्षा गुरु है, जिसको लिखा है लाला श्रीनिवास दास जी ने। राइट, ठीक है। बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न के तरफ, और पांचवा प्रश्न है शुक्लोत्तर युगीन लेखक। अभी रामचंद्र शुक्ल जी की बात हो रही थी, तो हम लोग बात कर रहे थे बेटा शुक्लोत्तर युगीन। भैया जी सेलेक्ट शुक्लोत्तर युगीन। शुक्लोत्तर, इससे पहले मैं बताऊं कि मैंने कहा कि 1922 में शुक्ल युग, कौन सा युग बेटा? शुक्ल युग चला। शुक्ल युग के बाद मैं पहला ही लिखता हूं, पहला चला पूर्व भारतेंदु युग, पूर्व भारतेंदु युग। दूसरा बेटा चला भारतेंदु युग, भारतेंदु
युग। रुकिए, मैं थोड़ा सा, मुझे आप समय दें तो हम लोग थोड़ा सा इसे बेहतर करके सीखते हैं, क्योंकि आप हैं हमारे साथ तो मैं बेहतर ही करना चाहूँगा। पहला, पूर्व भारतेंदु युग। दूसरा बेटा, मैं पेन बदल बदल के लिख देता हूं कि आपको बेहतर रहे, भारतेंदु युग। तीसरा बेटा, नीला ले लेते हैं, पता नहीं ये दिखेगा कि नहीं आपको, ये इसकी लाइट हमको लग रहा है नहीं दिखेगा, इसलिए वाइट ही चूज करते हैं। और इसके बाद आएगा बेटा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे नाम पड़ा था, आप इससे भली बात परिचित होंगे। और इसके बाद आता है चौथा, शुक्ल युग। उसके बाद आता है बेटा पांचवा, शुक्लोत्तर युग। कौन सा युग आता है भाई? शुक्लोत्तर युग। इसी की बात भी हो रही थी। और छठा और अंतिम है स्वतंत्रोत्तर युग। स्वतंत्रोत्तर युग। बात हो रही है शुक्लोत्तर युग की, और इसके रचनाकार का नाम पूछा जा रहा है। यदि आप आए तो इसमें से रामकृष्ण दास, वियोगी हरि, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी नहीं है, रामकृष्ण दास नहीं है, वियोगी हरि और राय जयशंकर प्रसाद। वियोगी हरि नहीं है, मैं जयशंकर प्रसाद के साथ जाऊंगा, क्योंकि शुक्ल युग के साथ निश्चित रूप से छायावाद जुड़ते हुए आगे बढ़ा, और छायावाद के निश्चित रूप से लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला जी और महादेवी वर्मा। आप जानते हैं कि इनको छायावाद के स्तंभ के रूप में जाना जाता है। आइए थोड़े से प्रश्नों को हम लोग तीव्र गति से हल करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा यह सोच है कि वीडियो छोटा होना चाहिए, छोटे समय में बेफालतू बातों को कम करते हुए ज्ञान की बातें ज़्यादा किया जाए, सीखा ज़्यादा जाए और सिखाया ज़्यादा जाए। आप भी मेरे साथ होंगे। तो आइए, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। कल सेकेंड वीडियो में शायद बात हो रही थी, मैंने ही किया था, छेड़ा था इस बात को कि जो रीतिकाल है, जो रीतिकाल है, यानी जिसे श्रृंगार काल कहा जाता है, अलंकृत काल कहा जाता है, या जो भी, वह तीन भागों में है। पहला है बेटा रीति बद्ध, रीति बद्ध। दूसरा बेटा रीति सिद्ध, और तीसरा बेटा रीति मुक्त। रीति मुक्त की बात की जाए तो भूषण भैया का नाम याद रखे रहिए। रीति सिद्ध की बात की जाए तो बिहारी भैया, जो सबके नाम, सबका मैं वही नाम ले रहा हूं बेटा जो नाम आपके सामने कॉमन हो, बिहारी जी। और यदि रीतिबद्ध का किया जाए बेटा, तो हम तो कहेंगे कि इसमें से आप मतिराम को उठा लीजिए। मतिराम, मतिराम रीतिबद्ध कवि थे मतिराम जी। चूंकि घनानंद जी भी रीत सिद्ध कवि थे और बोधा जी भी रीति सिद्ध कवि थे, और बिहारी का मैंने पहले ही कहा कि बिहारी भी रीति सिद्ध कवि थे। तो यानी इन तीनों कवि जो हैं वह रीति सिद्ध हैं। केवल एक मतिराम जी ही हमको ऐसे दिख रहे हैं जो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि थे। तो चलिए आपके साथ फिर हम चलते हैं ऑप्शन नंबर सी के तरफ और याद करते हैं रीतिबद्ध कवि मतिराम जी को। अगले प्रश्न के तरफ, चूंकि अभी इससे पहले हम लोगों ने प्रॉमिस किया कि वीडियो को थोड़ा सा बेहतर किया जाएगा, और हमको लग रहा है कल का प्रश्न फिर दोहरा दिया कि रीतिकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। अवधि को,
खड़ी बोली को, ब्रज भाषा को, या इनमें से कोई नहीं को? आप कहेंगे कि सर सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इसे हम लोगों ने कल पढ़ा था और यह है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा फिर याद कीजिए, रीतिकाल में, वो रीतिकाल के जो भी कवि लोग हैं उन्होंने सबसे अधिक जिस भाषा का इस्तेमाल किया वह था ब्रज भाषा। बढ़ते हैं अपने 8वें नंबर के प्रश्न पर। कितने नंबर के प्रश्न पर बेटा? 8वें। और 8वें नंबर के प्रश्न में फिर आपके सामने अभी एक क्वेश्चन पहले बात हो रही थी और प्रश्न है हमारे सामने, छायावादीन युगीन कवि हैं, छायावाद के कौन कवि हैं? और ऑप्शन में है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, राधा कृष्ण दास और महादेवी वर्मा। आप कहेंगे कि निश्चित रूप से सर इसका ऑप्शन महादेवी वर्मा ही सही है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं वह आधुनिक युग के हैं, इन्होंने साकेत लिखा है आधुनिक युग में, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने भी प्रिय प्रवास लिखा है। तो निश्चित रूप से सर इसका जो सही ऑप्शन है वह महादेवी वर्मा ही होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि कनुप्रिया के रचयिता हैं। तो निश्चित रूप से कनुप्रिया के जो रचयिता हैं वह है बेटा धर्मवीर भारती। आपके पठित पाठ्य पुस्तक में धर्मवीर भारती जी मौजूद हैं। आप उनकी रचनाओं को, उन्हीं की क्या, आपके बुक में जितने कवि और लेखक हैं उनके रचनाओं को एक बार अवश्य पढ़ें। तो यहाँ जो राइट आंसर आपने चूजा है, जो आपने चुना है वह है बेटा धर्मवीर भारती। और आप हमसे कह रहे हैं कि सर 10वें नंबर के कविता, 10वें नंबर के प्रश्न पे हमको ले चलिए, जहाँ पूछ रहा है नई कविता युग के कवि हैं, और इसमें पहला ही आंसर हमको सही लग रहा है। पहला आंसर है, पढ़ लिया जाता है विकल्पों को, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन जी और शिवमंगल सिंह सुमन। और हम लोग आपके कहने से चलते हैं शमशेर बहादुर सिंह जी के तरफ। क्यों? क्योंकि निश्चित रूप से मुझे राइट आंसर शमशेर बहादुर सिंह जी ही होते हुए प्रतीत हो रहे हैं, और यह सत्य भी है। मैंने पहले ही कहा कि आपका सहयोग, आपका मेरे ऊपर विश्वास निश्चित रूप से मुझे और प्रबल करता है, मुझे और मजबूत करता है, और मैं आपके उन्हीं विश्वास पे आगे बढ़ रहा हूं। आइए आगे वाले प्रश्न, यानी न्योता वाले प्रश्न, 11 नंबर के प्रश्न पे हम लोग चल रहे हैं। और 11 नंबर का प्रश्न है हास्य रस का अस्थाई भाव, जो कि बहुत ही बेहतर है, आसान है। आप कहेंगे कि सर आपने तो पहला और दूसरा वीडियो में इतना बेहतर तरीके से इसे बताया है कि हमें याद है कि हास्य का अस्थाई भाव है, और रति जो है वह श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है सर, और जो शोक है वह करुण रस का अस्थाई भाव है, जो कल के वीडियो में हम लोग ने देखा, यानी सेट नंबर 2 में हमने इसे देखा। आप कहेंगे कि सर यह प्रश्न आसान है, हम लोग ऑप्शन ए के साथ जाना चाहेंगे। आप अगले प्रश्न के तरफ बढ़ें। और अगला प्रश्न अलंकार से आ गया है कि जहां, बहुत अच्छे बट्टा, बहुत अच्छा, ध्यान से सुनना, जहां उपमेय में, ध्यान देना, उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। तो जब संभावना व्यक्त करने की बात आए तो यहां होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होगा? उत्प्रेक्षा। कौन सा अलंकार होगा ब्रदर? उत्प्रेक्षा अलंकार, जब संभावना की बात। और जहां उपमा संभावना, जहां तुलना किया जाए बेटा, तुलना किया जाए वहां उपमा। और जहां बेटा एक रूपता दिखाई जाए, एक रूपता दिखाई जाए, कोई अंतर ना दिखाया जाए, वहां आप क्या कहेंगे बेटा? तो आप कहेंगे रूपक।
तो निश्चित रूप से आपने तीनों को समझा होगा। जहां उपमेय में उपमान की एक रूपता हो वहां रूपक अलंकार, जहां तुलनात्मकता का ज्ञान हो उपमा, और जहां संभावना व्यक्त की जाए उत्प्रेक्षा अलंकार। यदि ऑप्शन के तरफ चले, पहला रूपक, दूसरा उत्प्रेक्षा, तीसरा उपमेय उपमा और चौथा इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं, नहीं है, उपमा नहीं है, रूपक नहीं है, अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार। और आप जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ। और अब हम बढ़ते हैं अपने 13वें नंबर के प्रश्न पर, और यह आ गया बेटा छंद से। कल इस पे बात भी हुई थी सेकेंड वीडियो में, चौपाई और सोरठा दोनों का पूछा हुआ था और हम लोगों ने उसको बेहतर तरीके से समझा था। फिर भी देखा जाए सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। आइए थोड़ा सा हम इससे टाइम देते हैं। ये जो सोरठा छंद है यह बेटा अर्धसम मात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद है, अर्धसम मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद है पहला। दूसरा बेटा इसमें 4 चरण होते हैं। र लिख दिया मैंने, मैं रबड़ उठाता हूं, र को मिटाता हूं ब्रदर। 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। तीसरा, इसके प्रथम व तृतीय में यानी विषम में, जो विषम भाग हैं उनमें 11 मात्राएं व द्वितीय और चौथा अर्थात सम में 13 मात्राएं होती हैं। यहां हमसे पूछा है बेटा द्वितीय चरण में, तो द्वितीय चरण जो है यहाँ है और द्वितीय चरण में 13 मात्रा होती है। यदि ऑप्शन की तरफ हम चलेंगे तो 13 है, 16 है, 8 है। हम ऑप्शन ए को ही राइट करेंगे और अपने इस प्रश्न में आगे की तरफ बढ़ेंगे। निश्चित रूप से आप बेहतर समझ रहे होंगे। अब आ गया हमारे पास उपसर्ग से प्रश्न, और प्रश्न है उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि जो उपसर्ग है वह शब्दांश होते हैं, उपसर्ग शब्दांश होते हैं और उनके अपने अर्थ नहीं होते, अपने अर्थ नहीं होते। वे क्या करते हैं बेटा, तो वह शब्दों के साथ जुड़कर उनके अर्थ में विशिष्टता लाते हैं, उनके अर्थ को परिवर्तित करते हैं। यदि बात किया जाए उपहार का, तो इसमें हार मूल शब्द है और उप इसका निश्चित रूप से उपसर्ग होगा। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला है अप, दूसरा है अभी, तीसरा है उप, और हमने उप लिखा यानी ये सही है। सी आंसर इज राइट आंसर। आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। इस विश्वास के साथ हम चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पे, जो कि हमारे पास समास से है और पूछ रहा है त्रिभुवन में समास। निश्चित रूप से हमको पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि पहला और दूसरा वीडियो में जब समास के प्रश्न हम लोग कर रहे थे तो अब आपके जो समास के प्रश्न हैं वह हल्के प्रतीत हो रहे होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि द्वंद्व में और छिपे द्विग में पहला पद गणनावत है। द्विग में पहला पद गणना आता है। यहाँ चूंकि है त्रिभुवन यानी तीन शब्द आया और यह है गणना का शब्द, इसलिए आप ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, क्योंकि यहाँ तत्पुरुष है, द्विध है, कर्मधारय है। तत्पुरुष में कारक चिन्हों का लोप होता है, कर्मधारय में पहला पद विशिष्ट और दूसरा अति विशिष्ट होता है, लेकिन यहाँ द्विग है, चूंकि द्विग का पहला पद संख्यावाची होता है। इस प्रश्न के साथ हम फिर बढ़ रहे हैं अपने 16 नंबर के प्रश्न पर, और पूछ रहा है ओष्ठ का तद्भव। ओष्ठ
आप समझ रहे हैं, तत्सम शब्द है बेटा, और यह है ऊंट का, यहाँ लिखा है ओष्ठ, ऊंट, ऊंट आप कहेंगे ऊंट। और ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाना पसंद करेंगे। आइए चलते हैं 17 नंबर के प्रश्न पे, और 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है उष्मत शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है त्व, त्वयि, त्वत, इनमें से कोई नहीं। और आप कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर बी को आप राइट करें, क्योंकि त्वयि युष्मद शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है। और हम आपके कहने अनुसार ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हुए उत्तर प्रदेश बोर्ड में निश्चित रूप से 1 अंक की वृद्धि करेंगे। और हम बढ़ेंगे अपने 18वें नंबर प्रश्न के तरफ, और यहाँ कह रहा है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। वाक्य के भेद बेटा मैं बता देता हूं थोड़ा सा। वाक्य के जो भेद हैं बेटा वह 2 प्रकार के होते हैं। पहला है बेटा अर्थ के आधार पे, दूसरा है रचना के आधार पे। रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर ध्यान दीजिएगा आपसे क्या पूछा जा रहा है। यदि आपसे रचना के आधार पे पूछे कि वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आप कहेंगे भैया 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भैया? तो सरल वाक्य, सरल संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। यदि बात किया जाए बेटा अर्थ के आधार पे तो 8 भेद होते हैं बेटा। प्रश्नवाचक, नकारात्मक, विस्मयादिबोधक, संदेहबोधक, ऐसे 8 भाग। यदि ऑप्शन की बात की जाए तो 8 पहला ही ऑप्शन है, हम 8 के साथ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हुए हम प्रश्न नंबर 19 के तरफ बढ़ेंगे। और 19 में है छात्र विद्यालय में खेलते हैं, यह कृतवाच्य है। तो कृतवाक्य, अच्छा सॉरी मैं कहूं कृतवाच्य एक स्वयं है, और इसको कृतवाच्य में क्या करने को है भैया? तो आगे है कर्म वाक्य होगा, इसका कर्मवाच्य हमें बताना है। कंफ्यूजन यही था, क्योंकि मैंने वाक्य को पढ़ा कि छात्र विद्यालय में खेलते हैं, ये स्वयं कृतवाच्य है। मैं सोचा इसे कृतवाच्य में कैसे बदला जाए। कर्मवाच्य आप जान रहे हैं, द्वारा, द्वारा कहीं भी आपको दिखे द्वारा तो समझिए कर्म। क्या लिखे? द्वारा। छात्र विद्यालय में खेला करते हैं, ठीक है, खेलते रहे। छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है, ओके राइट आंसर है हमारा। छात्रगण विद्यालय में खेलेंगे, खेलें, उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई नहीं मत रहे। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, चूंकि यहाँ द्वारा है और निश्चित रूप से किसी न किसी वीडियो में हम लोग वाच्य को बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ने वाले हैं। चूंकि मैंने पहले और दूसरे वीडियो में वाच्य के बारे में थोड़ी जानकारी जरूर दिया कि क्रिया किसके अनुसार चलती है, कर्ता के अनुसार चलती है तो कृतवाच्य, कर्म के अनुसार चलती है कर्मवाच्य, और यदि भाव के अनुसार चलती है तो भाववाच्य। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। आप कहेंगे जी सर हमें तो याद ही है, और आप चलिए ऑप्शन नंबर बी के तरफ। ओ और 20 प्रश्न नंबर 20, वे अविकारी शब्द जिनमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के कारक परिवर्तन नहीं होता है। अरे भैया कल ही हम लोग पढ़े थे, प्रयोग के आधार पे जब हम शब्द पढ़ेंगे तो 2 होते हैं, विकारी अविकारी। विकारी माने परिवर्तनशील, अविकारी माने कोई परिवर्तन नहीं। विकारी में परिवर्तन क्या होता है बेटा? कल पढ़ा हमने लिंग वचन और कारक। यहाँ कह रहा है अविकारी में वो लिंग वचन कारक का परिवर्तन नहीं होता, उन्हें क्या कहा जाता है? संज्ञा पद? नहीं भैया, संज्ञा पद नहीं, क्योंकि विकारी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चारों जो हैं वह क्या है? विकारी हैं। यदि संज्ञा सर्वनाम है तो ये दोनों तो नहीं है, और बात तो इनमें से कोई नहीं तो नहीं है। और हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, और इसका राइट आंसर होगा निश्चित रूप से बेटा अव्यय पद। और हम
आप लोगों के साथ मिलते हुए आज के इस वीडियो को थोड़ा सा पहले और दूसरे वीडियो से थोड़ी सी तीव्र गति से हमने पढ़ा और निश्चित रूप से अपने समय को बचाते हुए अधिकाधिक ज्ञान लेने की हमने ठानी थी और वह सफलता भी हमको मिलती नजर आ रही है। बस आपका हमें अनुमोदन चाहिए। उसके लिए मैंने पहले ही बोला कि मैं एक बार भी ये नहीं बोलूँगा लाइक सब्सक्राइब और शेयर, ये आपकी मर्जी है। मैं आपका अपना हूँ, मेरा नाम पुष्कर तिवारी सर है और निश्चित रूप से आप हमारे साथ आनंद ले रहे होंगे, हमारे साथ ज्ञान का आनंद ले रहे होंगे, हमारे साथ आप घुल मिलकर निश्चित रूप से देवरिया कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफार्म का आनंद ले रहे होंगे और निश्चित रूप से यह जो प्लेटफार्म है आपके यूपी बोर्ड के समस्त पूर्ण सब्जेक्ट के पूर्ण सिलेबस को इस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने वाला है कि आप कहेंगे कि भैया चमत्कार हो गया। और यह चमत्कार आप ही करेंगे। ये पहली बार होगा कि आप मदारी देखने गए, जादू देखने गए और जब लौटे तो खुद जादूगर बन गए, खुद मदारी वाला बन गए। तो आइए मेरे जादूगरों बढ़ते हैं खंड ब के तरफ इस आत्मविश्वास के साथ कि हम हिला देंगे। ठमठेक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़ और मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जब पत्थर पानी बन सकता है तो यह क्या है भैया। आइए हम चलते हैं अपने गद्यांश आधारित प्रश्नों के तरफ। गद्यांश आधारित प्रश्नों की बात किया जाए तो मैंने आपसे कहा था कि गद्यांश को पढ़ते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए और उनमें जो आपको बेहतर चीजें लगे उसे अंडरलाइन कर लिया कीजिए। आइए हम आपको करके दिखाते भी हैं और पहले के 2 वीडियो में हम लोगों ने करके देखा भी है। तो हम पढ़ते हैं कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। जब बात आए संस्कृति की नैतिकता की तो यह हमारे पाठ भारतीय संस्कृति से ही लिया गया होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जब बात आए संस्कृति की नैतिकता की ऐसे शब्द आपको मिले तो आप तुरंत जाइएगा कहाँ, भारतीय संस्कृति नामक चैप्टर के तरफ। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर भी है, उससे गद्यांश पूछे ही जाते हैं। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, यहां ग्राम होगा बेटा, ग्राम हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। जहां उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं, वहां उन सब में यह एकता है। कह रहा है संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। यह बहुत ही अच्छा बेटा लाइन है। इसका पहला जो प्रश्न पूछता है बेटा वह संदर्भ पूछता है। संदर्भ पे ध्यान दे तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के संकलित, देखिए यहां आ गया, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से ली गई है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। यदि बात किया जाए इसके दूसरे प्रश्न की बेटा, यदि बात किया जाए इसके दूसरे प्रश्न की तो आप कहेंगे कि सर इसके दूसरे प्रश्न के तरफ आप बढ़ने से पहले हमसे तो मुताफिक होइए, हमारे तरफ तो आइए। निश्चित रूप से सर आप जो कह रहे हैं वह बेहतर कह रहे हैं, चलिए आप हमें दूसरे प्रश्न के तरफ लेकर चलिए। और मैं कहूँगा कम, आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न, हमारे देश का प्राण क्या है। यहाँ आप लोगों ने गेड़ा हुआ था कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है, यही आंसर राइट आंसर है। परंतु यहाँ उसको थोड़ा सा विस्तृत करके देवरिया कोचिंग क्लासेज आपके सामने प्रस्तुत किया है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है, अर्थात हमारे देश की संस्कृति ही हमारी पहचान है। उसी से धर्म संप्रदाय और विभिन्न वर्गों का मिलजुल कर रहना ही हमारे देश की मूल भावना है।
और आगे लिखा है बेटा, आगे देखिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या है, उस पूरे चैप्टर की व्याख्या आप जान रहे हैं कि राजेंद्र प्रसाद जी ने इसे लिखा है। और निश्चित रूप से मैं थोड़ा पढ़ भी देता हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि विश्व बहुत ही प्रसिद्ध जातियां मिट गई विश्व में, लेकिन हम भारतीयों ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने आध्यात्मिक एवं बौद्धिक गौरव को संरक्षित बनाए रखा। हम भारतीयों को सामूहिक जागरूकता का नैतिक आधार पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्र से भी गहरा और आकाश से भी ऊंचा। लेखक कहते हैं कि सामूहिक चेतना के विषय में दूसरी बात जो विचार करने योग्य है वह है कि यही संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना हमारे भारत देश का प्राण है। इस देश के समस्त नगर और ग्राम, सभी प्रदेश, संप्रदाय, विभिन्न वर्ग और जातियां इसी नैतिक चेतना के सहारे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही विभिन्न नगर और ग्राम गांधी जी ने अच्छी तरह समझा था, इसलिए उन्होंने गांधी जी ने अच्छे तरीके से समझा और था। अब चलते हैं इसके अथवा के तरफ, और अथवा में अजंता संसार की चित्रकलाएं, ये तो आप खुद समझ गए होंगे, चैप्टर का नाम ही दिया हुआ है अजंता, और वही गद्यांश भी है कि अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के, इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिम एशिया भी उसके कल्याणकार प्रभाव से वंचित न रह सका। बहुत अच्छा है बेटा। और इसका यदि संदर्भ बात किया जाए तो निश्चित रूप से यह यहाँ देखिएगा अजंता से ही लिया गया है, और इसके लेखक डॉक्टर भगवती शरण उपाध्याय दी हैं। दूसरा प्रश्न है, अजंता किस कला के लिए अद्वितीय है? अभी आपने ऊपर पढ़ा चित्रकला, और इसको चित्रकला ने आज तक इसको निश्चित रूप से संजो कर रखा है। यदि हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर दूसरे के तरफ, और सेम पहले में भी भ्रमर गीत सूरदास, दूसरे भी वीडियो में सूरदास, और तीसरे में वीडियो में भी सूरदास, अर्थात आप समझ सकते हैं कि हम या यह जो देवरिया कोचिंग क्लासेज है वह आपके लिए किस तरीके से प्रयत्न कर रहा है, कितना बेहतर आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है। सूरदास जी से जुड़े जितने भी मुख्य काव्यांश थे वो सब आपके सामने रखे गए। धीरे धीरे 60 सेटों में जो भी मुख्य होंगे वो आपके सामने रहेंगे। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुलवन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता यशुमती अरु नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहो सजायो अतिहित साथ खवावत। अरे गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत बिरारत। सूरदास धनि धनि व्रजवासी, जिन सो हित दुख। क्या गजब बात है। सूरदास जी निश्चित रूप से भक्ति काल में बेहतर कवि। सूरदास जी ने एक बार तुलसीदास सूरदास का मुलाकात हुआ। तुलसी बाबा से सूर ने पूछा, सूर से तुलसी बाबा ने पूछा कि भैया कवि सबसे बढ़िया कौन है यार, हम हैं कि तुम हो? सूर का कवि तो हम ही बढ़िया है भैया, चूंकि ब्रज भाषा था, आप समझ ही रहे, हम ही बढ़िया। तुलसी का कवि में तू बढ़िया, हम नहीं बढ़िया, हम नहीं लिखते हैं। तो कहा भैया लिखते हो तो तुम कहाँ कविता लिखते हो? तुम्हारे लिखे हुए कविता तो लोग मंत्र के रूप में पढ़ते हैं। तुम्हारे द्वारा लिखा हुआ रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, कोई हनुमान चालीसा गा रहा है, कोई बैठ के विनय पत्रिका पढ़ रहा है, कोई हनुमान बाहु का पाठ कर रहा है। तुम्हारी कविता कहाँ पढ़ी जाती है भैया? एक आधा है जो कविता के रूप में है, तो उससे बढ़िया तो कभी मैं ही हूँ। यदि उनके टक्कर में देखा जाए तो निश्चित रूप से मैं हूँ, क्योंकि मेरी जो है वह प्योर कविता है। तुलसीदास निश्चित रूप से उनसे प्रभावित भी हुए थे। और आप जान रहे हैं कि तुलसीदास जब सूरदास जी से मिलकर वापस आए तो उन्होंने कृष्ण गीतावली नामक एक रचना की जो ब्रज भाषा में है, बहुत ही बेहतर। आइए अर्थ के तरफ चलते हैं, यही खत्म करते हैं तीनों प्रश्नों को। उद्धव जी आकर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं
कि अरे माधव, अरे कन्हैया, अरे बाबू, तुम मेरे मित्र हो यार, और तुम्हें मैं इतना उदास आज तक तो नहीं देखा। आज क्या बात है कि तुम इतने उदासीन बैठे हो, तुम्हारे चेहरे पे इतनी मलिनता, तुम्हारे चेहरे पे इतनी उदासी, निश्चित रूप से यह मुझे बेचैन कर रही है, और मैं पूछने के लिए यह प्रश्न बेचैन हो गया हूं, विवश हो गया हूं। क्या आप बताओगे? भगवान श्री कृष्ण कुछ देर सोचने के बाद कहे कि उद्धव, मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है यार, मुझे ब्रज भूल नहीं रहा। क्या नहीं भूल रहा भैया? तो कहा कि वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। वृंदावन वह गोकुल वन, उपवन वहाँ के बाग बगीचे, वहाँ जो छोटे छोटे सघन सघन कुंज की छाएदार वृक्ष हैं, वह मुझे भूल नहीं रहे। इतना ही नहीं भैया, प्रातः के समय, सुबह सुबह के समय जब हमारी माता यशोदा जी और नंद बाबा हमें देखते थे तो वह जिस सुख की प्राप्ति करते थे, उनके चेहरे का जो उल्लास था, जो उनका प्रसन्नता था, वह प्रसन्नता भी मुझे नहीं भूलती। और उन्हें पाकर मैं जिस हिसाब से प्रसन्न होता था, मेरे हृदय में जिस प्रकार के भाव जागृत होते थे, वह भाव आज भी निश्चित रूप से मुझे सताते हैं। इतना ही नहीं उद्धव, माखन रोटी दही सजावत, माखन रोटी और दही को सजाकर अतहित साथ खवावत, नंद बाबा और यशोदा जी हमको बैठकर अपने ही साथ हमें भोजन कराते थे। निश्चित रूप से वह दृश्य भी इन आंखों से दूर नहीं जा पा रहा है। इतना ही नहीं, गोपियां ग्वाल बाल के जो संग खेलना था, जो उनके साथ हंसना था, जो उनके साथ और क्रियाकलाप काम को करना था भैया, निश्चित रूप से वो सारी क्रीड़ाएं हमें याद आ रही हैं। वह एक एक पल हमें सता रहा है। अरे सूरदास धन्य धन्य ब्रजवासी, कृष्णदास जी, सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि धन्य है ब्रज के लोग। अरे धन्य है ब्रज के लोग भैया, जिन सौ हित जदुनाथी, जिनका हित जदुनाथी। ध्यान दीजिएगा, जदुनाथ कौन? जदुनाथ भगवान श्री कृष्ण। निश्चित रूप से उद्धव जी कहते हैं कि वह ब्रज के लोग धन्य हैं जिन्हें तुम याद कर रहे हो। लोग, आप समझ ही रहे हैं, लोग यहाँ भगवान को प्रसन्न करने में लगे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान से गुहार कर रहे हैं, और उधर ब्रज के लोगों के भाग्य की क्या बड़ाई की जाए भैया, जिनको भगवान श्री कृष्ण स्वयं नहीं भूल पा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। आइए बात करते हैं संदर्भ की। तो यह सूरदास जी के द्वारा लिखित है, सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है, पहले वाला ही है। और यदि दूसरे प्रश्न की किया जाए तो व्याख्या है, जो कि अभी अभी मैंने बताया। यदि तीसरे प्रश्न के तरफ आप हमको कहें कि चलिए सर, तो श्री कृष्ण को ब्रज के लोग क्यों नहीं भूल रहे हैं, तो उनके साथ खेलना, उनके साथ उठना बैठना, माता जी के साथ रहना, निश्चित रूप से वह भूल नहीं रहा। किसी को नहीं भूलेगा भैया। सच बताऊं बच्चों, मुझे स्वयं यदि मैं कहूं तो मुझे अपना गांव, अपने माता पिता, अपने दोस्त नहीं भूलते। यही इतना ही नहीं, हमें आप ही नहीं भूलते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप से ही हम हैं, और निश्चित रूप से माता पिता से हम हैं, आप से हम हैं। आप नहीं होते तो हम अध्यापक नहीं होते, माता पिता नहीं होते तो हमारा जन्म नहीं होता, दोस्त मित्र नहीं होते तो हमारा ऐसा स्वभाव नहीं होता। यह आवश्यक नहीं है कि मैं पढ़ा ही रहा होता, हो सकता है चपरासी बन के कहीं मिट्टी खोद रहा होता, मजदूर बन के कहीं लिंटर लगा रहा होता, या हो सकता है कि IAS बनकर इस समय किसी कुर्सी पे बैठा होता, पता नहीं क्या होता। लेकिन निश्चित रूप से मित्रों के सहयोग और मित्रों के व्यवहार के कारण ही हम आपके सामने हैं। तो यह भूलना भी नहीं चाहिए। जो अपने माता पिता, भाई बंधु इनको भूल जाता है, निश्चित रूप से उनका विकास वहीं रुक जाता है। आइए बात करते हैं हम लोग अपने अथवा के तरफ, और अथवा में है, विश्व है असिका नहीं संकल्प का है, हर प्रलय को कोण काया कल्प का है, फूल गिरते सूल सिर ऊंचा लिए हैं, रसों के अभिमान को नीरस किए हैं। यदि शांत भाव में मैं पढ़ दूं
माने सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से तो हम पढ़ेंगे, विश्व है अशिका नहीं संकल्प का है, हर प्रलय को कोण काया कल्प का है, फूल गिरते सूल सिर ऊंचा लिए है, रसों के अभिमान को नीरस किए है। बहुत अच्छा पंक्ति है भैया, बहुत ही अच्छा पंक्ति है बेटा। और यह आप जानते हो कि माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखित हिम कीर्तनी से लिया गया है। बहुत अच्छी इसकी व्याख्या मैं आपको निश्चित रूप से बताना चाहूंगा और बता ही भी रहा हूं। सुनिएगा व्याख्या, सुनिएगा बेटा। कवि युवाओं को क्रांति के लिए उत्साहित करते हुए उनसे पूछते हैं कि क्या यह संसार केवल तलवार का है? क्या इस संसार को तलवार या अन्य हिंसक हथियारों से ही जीता जा सकता है? कवि अपने प्रश्नों के स्वयं ही उत्तर देते हुए कहते हैं कि यह संसार केवल दृढ़ संकल्प वाले व्यक्तियों के लिए है, तलवार और हिंसक हथियार का नहीं। इस संसार को दृढ़ संकल्प से ही जीता जा सकता है। संसार के प्रत्येक प्रलय का उद्देश्य संसार में क्रांति या परिवर्तन है। और निश्चित रूप से यदि आपको याद होगा तो हमने पहले वीडियो में कहा था कि हमें दृढ़ विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास ही एक ऐसा है जो हमें ऊंचाई प्रदान कर सकता है। यदि हम विश्वास अपना खो दें तो निश्चित रूप से प्रलय आना तय है। लिखा भी है कि विश्वास सर्वहारा का तूने खोया तो आसन्न मौत की गहन गौस गड़ जाएगी, और यदि बांध बांधने के पहले जल सूख गया धरती के छाती में दरार पड़ जाएगी। हम लोग क्या है भैया, हम लोग एक भले मानुष हैं, भला मानुष कहिए अच्छा बुरे मानुष कहिए, मानुष हैं। हमारी छाती को कौन पूछता है? जिस पृथ्वी पे इतना भार है, उस पृथ्वी जो इतनी सहनशील है, इतने भारों के बाद भी हमें रोकी हुई है, जब वो अब फट जाती है तो हमारा क्या? दूसरे प्रश्न की बात की जाए तो उपरोक्त पद्यांश का सौंदर्य लिखना था काव्य सौंदर्य। भाषा खड़ी बोली में है, उद्बोधनात्मक है, गुण योजक रसभीर, छंद तुकांत है, शब्द शक्ति लक्षण एवं व्यंजना है। बहुत अच्छा प्रश्न था बेटा। और हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, जहां हमें संस्कृत के गद्यांश मिलते हैं जिनके अर्थ हमें बेहतर तरीके से देने होते हैं। तो आइए पहले हम संस्कृत के गद्यांश को पढ़ते हैं। एषा कर्मवीराणां संस्कृति कुर्वन्नवे कर्माणि जिंजी विशेषतम समा इति अस्या उद्घोष पूर्वकर्म तदंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृते नियम। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माण संलग्ना समः निरंतर कर्मकरणम् अस्माकं मुख्य कर्तव्यम। निश्चित रूप से इसमें के कुछ अंश को आप बेहतर तरीके से पढ़ते वक्त ही समझ पा रहे होंगे। तो निश्चित रूप से गद्यांश को पढ़ने के बाद हम लोग चलेंगे अनुवाद की तरफ इसके, और आप बेहतर करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने गद्यांश यानी संस्कृत गद्यांश को पढ़ते वक्त ही कहा है कि सर हमें बेटर फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। आइए, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। इस लोक में कर्मरत रहते हुए मनुष्य 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे, यह भारतीय संस्कृति का उद्घोष है। पहले कर्म उसके बाद में फल, यह हमारी संस्कृति का नियम है। इस नियम, जबकि हम सब आप पढ़े होंगे गीता में विकर्मणे अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, सेम वही बात है। राष्ट्र के नव निर्माण में जुटे हैं तब निरंतर परिश्रम करना हमारा कर्तव्य है। अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है। दूसरे के परिश्रम का शोषण सब तरह से, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, सब तरह से त्यागने योग्य है। यदि हम इसके विपरीत व्यवहार करते हैं तो हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। हम सब तभी सच्चे भारतीय हैं जब हमारे आचार और विचार में हमारी संस्कृति दिखाई दे। हम चाहते हैं कि संसार के उत्थान के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश संसार में सभी जगह जाए। और निश्चित रूप से हम अपने इस उद्देश्य के साथ, अर्थात यह जो भारतवर्ष है, इसी उद्देश्य के साथ निरंतर आगे बढ़ता हुआ चल रहा है और इसी से विश्व में इसकी
पहचान भी है और इस पहचान को विश्वास है हमें कि आप भी बनाए रखेंगे और हम तो निश्चित रूप से प्रयत्नशील हैं कि इसे बनाए रखें। बहुत ही बेहतर था बेटा, अथवा भी हम बता ही देते हैं आपको। पढ़ लेते हैं बेटा। पढ़ने वक्त हमें बस ध्यान देना है कि हम कैसे पढ़ रहे हैं। नागरिक बहुकालम आवत अचिंत्यत परम प्रहेलिकाया उत्तर दातु समर्थ न अभवत, अतः ग्रामीण अवदत् अहम अस्या प्रहेलिकाय उत्तर न जानामि। आप अर्थ को भी समझ पा रहे होंगे। किसी ने पहले पूछा, उत्तर नहीं मिला, गांव वालों ने कहा भैया हम इसके उत्तर को नहीं जानते, आगे चलते हैं। इदम श्रुत्वा ग्रामीण अकथयत यदि भवान उत्तर न जानाति तहि ददातु 10 रुपये काड़ी। यदि आप उत्तर नहीं बता सकते तो 10 रुपये दीजिए। आइए अनुवाद पढ़ते हैं। प्रबद्धो ग्रामीण, आप समझ गए होंगे ग्रामीण शब्द आया है तो प्रबद्ध ग्रामीण नामक पाठ से इसे लिया गया है। अर्थ आते हैं, शहरी व्यक्ति बहुत देर तक सोच रहा लेकिन पहले का उत्तर देने में असमर्थ रहा। शहरी आदमी उत्तर नहीं दे सका। ग्रामीण व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, दोनों में ठन गई थी, गांव श्रेष्ठ कि शहर श्रेष्ठ। गांव वाले ने कहा ठीक है भैया आइए टक्कर लेते हैं। अतः उस ग्रामीण ने उनसे कहा मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूं। यह सुनकर ग्रामीण ने कहा यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपये दें। अतः उदास मुख वाले शहरी व्यक्ति ने शर्त के अनुसार 10 रुपये दिए। क्या दिए भैया? 10 रुपये दिए। बहुत ही बेहतर ये बेटा है और इसे पढ़कर हम आगे बढ़ते हैं। और अब हमें श्लोक मिला है, पोयम मिला है और उसके अनुवाद को करना है। आइए पढ़ते हैं। हतो वा पाप्यस्यसि स्वर्गः जित्वा भावोच्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। आप समझ गए होंगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से बात कर रहे हैं, उठ भैया उठ। आइए संस्कृत के वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से इसे लिया गया है। वीर की पूजा वीर ही करता है। अनुवाद है, यदि तुम मर गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। हतो या प्रायश्चित स्वर्ग, अरे जित्वा भाव हो जैसे मही, मही मतलब पृथ्वी, और यदि आप जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे, सुख की उसकी प्राप्ति करोगे, भोग करोगे भैया। तदमास्तु निष्ठा कौन्तेय युद्धाय कृते, इसलिए उठो उठो और युद्ध के लिए निश्चय करो, तैयार हो जाओ भैया, तैयार हो। और हम लोग भी तैयार हैं अपने दूसरे अथवा के साथ। और क्या गजब की पंक्ति है बेटा, जीवन सूत्राणि से माता गुरुतरा भूमे अरे खात पितो चतरस्य था मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरि तृणात्। यह जीवन सूत्राणि से लिया गया है और इसका अनुवाद देखिएगा बेटा, जीवन सूत्राणि से लिया गया। अनुवाद सुनिएगा कि युधिष्ठिर अक्षस के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहते हैं, यहां से अर्थ है कि माता भूमि से अधिक महान है, पिता आकाश से ऊंचा है, मन वायु से भी तेज चलता है और चिंता तिनकों से अधिक तेज क्या करता है? दुर्बल करता है, जला देता है। चिंता निश्चित रूप से चिता के समान होता है। और यहाँ है हमारे पास अपने पठित पाठ्य पुस्तक यानी खंड काव्य से प्रश्न देने का मौका। देवरिया कोचिंग क्लासेस निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश यानी यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए यह एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। निश्चित रूप से हर जिले में अलग अलग खंड काव्य पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि यदि बात किया जाए जिस नाम से कोचिंग है उसकी, अर्थात देवरिया जिले की, तो यहाँ मेवाड़ मुकुट को पढ़ाया जाता है। अन्य जिलों में किसी में मुक्तिदूत और किसी में तुमुल खंड काव्य को भी पढ़ाया जाता है। साथ ही किसी में वीर यहाँ होगा, हाँ कर्मवीर,
कर्मवीर भी पढ़ाया जाता है, कर्ण का भी खंड काव्य है, ज्योति जवाहर है, जय सुबह और अग्र पूजा, 7 खंड काव्य यहाँ हैं। और इन 7 खंड काव्यों को अलग अलग जिलों में पढ़ाए जाते हैं। पिछले 2 अंश में हम लोगों ने 2 सेट में मेवाड़ मुकुट यानी जो देवरिया जिले में के साथ और 2-4 जिलों में, अन्य जिलों में चलता है, उसे हम लोगों ने पढ़ा। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा चलता है, कई जिलों में चलता है, वह है बेटा, वह है हमारा बेटा बलिदान। और यह तृतीय सर्ग बलिदान से यहाँ पे उसका आंसर दिया गया है। मैंने पहले ही कहा है कि आप में जो भी खंड काव्य लगते हों उसके मुख्य नायक का चरित्र चित्रण और साथ में उसके प्रत्येक सर्ग का सारांश यदि हम तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से यह जो अंक हैं वह हमें प्राप्त होने वाले ही हैं। और यहाँ आप देखिएगा 3 नंबर के प्रश्न हैं और 2 प्रश्न आएंगे, तो यह बेहतर करके 8 नंबर आपको दिलाने में सक्षम होंगे। यदि बात करें हम अपने 6ठे प्रश्न के तरफ, तो यह जीवन परिचय से रिलेटेड है। निश्चित रूप से गद्य से 3 और पद्य से 3 जीवन परिचय हमको प्राप्त होंगे, जिनमें से हमें किसी एक राइटर गद्य के और किसी एक राइटर पद्य के यानी लेखक और कवियों के, एक एक कवि एक लेखक के जीवन परिचय को हमें प्रस्तुत करना होगा। जैसा कि पहले वीडियो से मैं लगातार आपसे कहते आ रहा हूँ, चूंकि अध्यापक एक दर्पण होता है। यदि आपके चेहरे पे कोई कालिख लगी हो और आप दर्पण में देख रहे हैं तो निश्चित रूप से दर्पण उस कालिख को दिखाने का काम करेगा, उसे साफ करने का काम आपको स्वयं करना पड़ेगा। यदि आप सोचें कि दर्पण को ही बदल दिया जाए, दर्पण को ही साफ कर दिया जाए तो हमारी यह कालिख समाप्त हो जाएगी, तो निश्चित रूप से आप गलत हैं। आपसे शुरू से ही कहा जा रहा है कि आप मात्र किन्हीं 3 जीवन परिचय को याद कीजिए, उसमें से एक आपके सामने होगा, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत चरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इस बार मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इसमें से 2 पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आप याद कर लें, एक आ गया है आपके एग्जामिनेशन में। और यदि बात किया जाए जयशंकर प्रसाद की, तो इनका जीवन परिचय मैंने पहले में बताया था, फिर भी आपको थोड़ा सा एक झलक यहाँ इनकी दिखानी आवश्यक हमको प्रतीत हो रही है, चूंकि अन्य जिले के भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। यह जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उनका जन्म बेटा 1884 ईस्वी में हुआ। ध्यान रखिएगा, 1884 में जन्म हुआ। ये अगौना नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ बेटा। निश्चित रूप से चंद्रवली शुक्ल जी इनके पिता का नाम था। ये सब बहुत तथ्यात्मक हैं बेटा। इन्होंने अपनी स्कूल की शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद इन्होंने चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किया। आगे जब बढ़े तो मिर्जापुर के पंडित केदारनाथ पाठक एवं चौधरी बद्रीनारायण नारायण प्रेमघन, ये बहुत अच्छे राइटर थे, के संपर्क में आके इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। और ये सबसे जरूरी है बेटा कि आनंद कादम्बनी, साथ में बेटा इस पत्रिका में इन्होंने रचनाएं अपनी प्रकाशित की, जिनमें इन्होंने 19 वर्ष तक नागरिक प्रचारी सभा में हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का पद का भी कार्यभार किया था। यदि आगे बात किया जाए तो हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का प्रवेश निबंधकार तथा कवि के रूप में हुआ। बाद में आपसे हम लोग बात ही कर रहे थे कि निश्चित रूप से इन्होंने हिंदी साहित्य को एक बहुत ही ऊंचा आयाम प्रदान किया, क्योंकि इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। आइए हम बात करते हैं यदि काव्य के रचनाकारों की, तो सेकंड वीडियो में भी तुलसीदास जी थे और
शायद मैथिली शरण गुप्त जी भी थे, इसमें अशोक वाजपेयी, महादेवी वर्मा जी बड़े हैं। मैंने कहा था आप इसमें से भी 2 नोट कर लीजिए, तुलसीदास और मैथिली शरण गुप्त। यदि 3 की बात की जाए तो महादेवी वर्मा, इन तीनों में से एक आपके बेटा आया हुआ प्रश्न है और आप इसे बेहतर तरीके से जरूर करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की तरफ, जो आपके लिए सबसे आसान प्रश्न है। मैंने पहले वीडियो, दूसरी वीडियो और आज तीसरी वीडियो में कह रहा हूँ कि आप अपने संस्कृत के सिलेबस से कोई भी 4 पंक्ति की एक श्लोक तैयार कीजिए, आपको वह नंबर दिलाने वाला है। यहाँ हमने लिख दिया सबसे आसान, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अब हम बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न के तरफ बेटा, और यह है पत्र। सेकेंड वीडियो, फर्स्ट वीडियो, हर वीडियो में मैंने बताया कि जो पत्र है वह 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। दोनों आएगा बेटा, दोनों आएगा अथवा करके आएगा। आपको यदि औपचारिक पत्र लिखना है बेटा तो आपको लिखना पड़ेगा सेवा में, पता ऊपर, सेवा में। अनौपचारिक आए तो आदरणीय। मैं बार बार इसलिए इसे आपको याद दिलाता हूं कि आपके दिमाग में यह रहे कि हमें लेटर की शुरुआत कैसी करनी है, क्योंकि लेटर का एक ही फॉर्मेट होता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यह जो दिया है यह नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को दिया गया है, यानी यह औपचारिक प्रश्न है। आप कहेंगे सर औपचारिक है, तो औपचारिक में यहाँ शुरू हुआ बेटा, तो हम सबसे पहले लिखे, यहाँ से छूट गया है, देखिए यहाँ रहेगा बेटा पता, ऊपर रहेगा पता, फिर यहाँ से अभिवादन शब्द शुरू होंगे, यानी सेवा में, सेवा में क्या बेटा, तो श्रीमान, श्रीमान कौन है भैया, तो नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी। नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी, अधिकारी। सही है बेटा, सही है, समझ आ रहा है। अधिकारी, शहर का नाम आप चाहें तो लिख सकते हैं, देवरिया, गोरखपुर, फैजाबाद, जहाँ बस्ती, गोंडा, जहाँ के आप हों, बहराइच, जहाँ के आप हों उस शहर का नाम लिखिए। फिर आपको लिखना होता है विषय, और फिर हम शुरू करते हैं महोदय से, और अंत में उन्हें धन्यवाद देते हुए प्रार्थी का नाम लिखकर इस लेटर को खत्म करते हैं। पहले यह लेटर का जो लास्ट का भाग है वह इस साइड हुआ करता था। बाद में सीबीएसई बोर्ड ने कहा कि यदि बच्चा उस साइड में भी लिखा होगा तो उसे नंबर देना आपका काम है, क्योंकि फॉर्मेट वह बेहतर लिखा है। दिनांक भी इसमें आप निश्चित रूप से प्रेषित करते हैं। निश्चित रूप से आप पत्र बहुत बेहतर लिखने वाले व्यक्ति हैं। यहाँ देखिए लिखा भी है प्रधानाचार्य के पास पत्र में, यह पता हो गया बेटा। बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो मैं कह रहा था उसका उदाहरण आपके सामने आया। यह बेटा पता है और यह दिनांक है, यह एक भाग हो गया। दूसरे भाग को मैं दिखाता हूँ आपको, पीला तो था ही। सेवा में शुरू हुआ बेटा, प्रधानाचार्य हुआ, किस विद्यालय के हैं और कहाँ वह विद्यालय स्थित है, दूसरा भाग। तीसरा भाग बेटा मैं फिर से रेट चुन लेता हूँ। यहाँ है विषय के रूप में, यहाँ छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र देना है। और यहाँ से चौथा शुरू होता है बेटा, मैं वाइट कर लेता हूँ। चौथा शुरू होता है महोदय से, और यह बेटा यहाँ नीचे से रहेगा, ये यहाँ नहीं रहेगा, इसे काटिए। ये जो है यहाँ से रहेगा, यहाँ से लिखें तो और उचित है। सविनय निवेदन है कि मैं विद्यालय 10वीं बी में पढ़ता हूँ, सी में पढ़ता हूँ, ए में पढ़ता हूँ, जो भी, और अपनी छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त है मुझे थी। और यहाँ बेटा धन्यवाद दिया आपने, और ये लास्ट वाली भाग है। निश्चित रूप से आप बेहतर तरीके से इसे समझे होंगे। और अगला जो हमारा प्रश्न होगा वह निबंध के विषय में होगा, और निबंध
हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। यह 9वां प्रश्न है हमारे सामने। संस्कृत से जुड़े हुए किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देकर हमें 2 नंबर प्राप्त कर लेने हैं। 4 प्रश्न हमारे सामने होते हैं। पहला प्रश्न है, चंद्रशेखर स्वगृह किम अवदत्। उत्तर है, चंद्रशेखर अकथयत यत कारागार एवं मम गृह। यानी चंद्रशेखर अपना घर किसे बताते हैं, तो चंद्रशेखर आजाद कारागार को ही, जेल को ही अपना घर बताते हैं। कूपा किमर्थ दुखम अनुभवति, यह निरंतरता नीचम अश्मिन इति विचार्य कूपा दुखम अनुभवति। कुआं को दुख किस बात का है, तो वह इतना अत्यंत गहरा है, नीचे है, कि वह अपने नीचे होने के कारण ही दुखी है। तीसरा है, पुरुराजा केन सह युद्धम अकरोत्। पुरुराज किसके साथ युद्ध करते हैं, तो पुरुराज अलक्षेंद्र सह युद्धम अकरोत्, अलक्षेंद्र के साथ युद्ध करते हैं। विद्या केन वर्धते, उस कल भी था, विद्या अभ्यासीन वर्धते। और यहाँ है 10वां प्रश्न, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। कल भी बात हुई थी, रोज बात मैं इस पे कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि सर ने इसमें दिया है कि नहीं, दिया भी है सर ने, मैं आपको इसी से बताता हूँ। मैंने कहा था कि निबंध लिखते वक्त सबसे पहले हम प्रस्तावना यानी भूमिका लिखते हैं, फिर बाद में उसे हेडिंग वाइज डिवाइड करते हैं और अंत में उपसंहार या निष्कर्ष लिखकर अपने निबंध को हम समाप्त करते हैं। निश्चित रूप से देवरिया कोचिंग क्लासेस आपको बेहतर की तरफ ले जाना चाहता है, इसलिए यहाँ उदाहरण प्रस्तुत है। आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका ध्यान ही सब कुछ है। पहले संकेत बिंदु दिया हुआ है, वह बेटा आपके निबंध में ही दिया होता है। यहाँ दिया है, भारत में आतंकवाद, आतंक के कारण, आतंक का निदान, और यह है उपसंहार। यह 3 बेटा जो मैंने कहा था हेडिंग, वह इसे हेडिंग मान लीजिए 3, यहाँ 3 हेडिंग हो गए। यहाँ लास्ट वाला उपसंहार हो गया, और शुरू में क्या लिखना है आपको, प्रस्तावना या भूमिका, जिसकी शुरुआत यहाँ से सर ने किया, भूमिका। और भूमिका के बाद हम लोग उसको हेडिंग वाइज, भारत में आतंकवाद, भारत में आतंकवाद के कारण, आतंक का निदान, और अंतिम में हमने उपसंहार लिखकर इसे निबंध को समाप्त किया। निश्चित रूप से आप पहले, दूसरे और आज तीसरे वीडियो तक पहुंचते पहुंचते इतने बेहतर अपने आप को महसूस कर रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि निश्चित रूप से इस बार हम हिंदी में बेहतर करने वाले हैं। कई बच्चों को तो इतना आसान लग रहा होगा कि वह सोच रहे होंगे कि भैया हिंदी क्या पढ़ना, बिना पढ़े हिंदी में नंबर हम ले सकते हैं। लेकिन ऐसा भूल कदापि मत कीजिएगा। हिंदी में केवल पास नहीं होना है आपको, हिंदी और इंग्लिश 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके परसेंटेज को बहुत ही बेहतर करते हैं। बेहतर नहीं, बहुत बेहतर, क्योंकि यह देवरिया कोचिंग सेंटर कभी भी बेहतर की बात नहीं करता, बहुत बेहतर की बात करता है। हाँ, यदि बात किया जाए कि यह बेहतर और बहुत बेहतर में अंतर क्या है, तो निश्चित रूप से बेटा, यदि आप पढ़ने बैठे हो, आपके अंदर यह जिज्ञासा है कि हमें किसी कोचिंग संस्था से जुड़कर, किसी सर के साथ जुड़कर इस बार यूपी बोर्ड में बेहतर करना है, तो निश्चित रूप से आप इस समय स्वयं बेहतर हैं। अब आपको बेहतर होने की क्या जरूरत, जब आप बेहतर हैं तो आपको बहुत बेहतर होने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से मैं आपका पुष्कर तिवारी सर यह विश्वास दिलाता हूँ कि आप और हम यदि साथ मिलें तो निश्चित रूप से इतिहास लिखा जाएगा। यदि वीडियो बेटा मेरा पसंद आए तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा नहीं, आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि आपका प्रेम मुझे शक्ति देता है और यह शक्ति ही मुझे लड़ने के लिए मजबूत करता है। और निश्चित रूप से हम बाधाओं से लड़ते हुए आपको आपके लक्ष्य तक ले जाने के लिए कसम खाए हुए हैं, आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए निश्चित रूप से तैयार हुए हैं। आइए आज के इस वीडियो यानी सेट नंबर 3 का अंतिम भाग
हम लोग देखकर आज के इस क्लास को ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं कि आप हमसे और हम आपसे बहुत जल्द वीडियो नंबर 4 अर्थात सेट नंबर 4 के साथ बहुत जल्द मिलने वाले हैं। आप सभी को मैं पुष्कर तिवारी और यह देवरिया कोचिंग क्लासेज दोनों के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन, आपकी रात दोनों मंगलमय हो जाए। अरे कलियां रहें, बहार रहें, चांदनी रहे। आपके लिए मेरे तरफ से है लाइन, कलियां रहें, बहार रहें, चांदनी रहे, दुनिया के धूप छांव का तुम पे असर ना हो, गम किस बला का नाम है तुमको खबर ना हो, अगर हर जगह बदली रहे तो तेरे घर में रोशनी रहे, कलियां रहे, बहार रहे, चांदनी रहे। धन्यवाद। मिलते